नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और देखिए, इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है आपकी शिक्षण अभिरुचि की। ठीक है, ये जो क्लासेस है आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर है। यूकेपीएससी लेक्चरर ग्रुप सी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके। ठीक है, आपको मालूम होगा मार्च में आपके एग्ज़ाम है। तो इससे पहले एक और क्लास हो चुकी है जिसमें हमने देखा था इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लगभग सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। कुछ चीज़ें यहाँ पर रह गई थी जिनको हम एग्ज़ाम टाइम, जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा उस वक्त हम एक मैराथन क्लास करेंगे और उसमें एक कंपाइल्ड वीडियो डाल देंगे। ठीक है, तो उसमें जो जो चीज़ें छूट गई थी उसके क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो जिसने पहला वीडियो नहीं देखा एक बार देख ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला यूनिट जो है आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें यहाँ पर राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, ठीक है, एनसीईआरटी, एनसीटी, ये सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी थी। ठीक है, अब जो चीज़ें रह गई है उसको भी हम कवर कर लेंगे, लेकिन वो बाद में करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं उसमें। ठीक है, तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं वीडियो, या फिर आप वीडियो सेक्शन में जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है आपका शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। ठीक है, जिसमें आपका शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ, ठीक है, परंपरागत और आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया और संप्रेषण, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 आज का लगभग कवर हो जाएगा आज के वीडियो में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर कोई यहाँ पर नया जुड़ा है स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस तरह के सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें ताकि। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रो टीचिंग का डेवलपमेंट किसने किया था, विकास किसने किया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। दो तरीके हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, माइक्रो टीचिंग का डेवलपमेंट किसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा यहाँ पर, चूंकि इसे स्केल्ड, ठीक है, स्केल डाउन टीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। हिंदी में बता देता हूँ आपको, न्यूनता शिक्षण उपागम। ठीक है, तो अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूनता शिक्षण उपागम या फिर स्केल्ड डाउन टीचिंग का विकास किसने किया था, तो सेम आंसर होगा इसका, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, सिगमंड फ्रेड, बी एफ स्किनर या फिर जीन पियाजे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी डब्ल्यू एलन ने इसका डेवलपमेंट किया था। इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1931 में इनका जन्म हुआ था। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको समझ लेते हैं। डी डब्ल्यू एलन ने अपने साथियों के साथ मिलकर, इनके जो कुछ कलीग्स थे उनके साथ मिलकर 1960 के दशक में, ठीक है, अगर ये पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए 1960 के दशक में, लगभग 1963 के आसपास यहाँ पर इन्होंने जो आपका माइक्रो टीचिंग है इसका विकास किया था। ठीक है, अब देखिए कहाँ किया, अगर पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा 1960 के दशक में इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, अब कहाँ किया गया था, तो इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही किया था, स्टैनफोर्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में माइक्रो टीचिंग कब इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जाए तो इसको भी नोट कर लीजिए, 1967 में। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ। किसने किया अगर पूछा जाए तो डी डी तिवारी ने। ठीक है, डी डी तिवारी, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है, पहली बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए या फिर याद रख लीजिए, 1967 में डी डी तिवारी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, दूसरी चीज़ कहाँ किया, तो ये किया था सीपीआई इलाहाबाद में। ठीक है, सीपीआई इलाहाबाद में इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। सीपीआई का मतलब होता है सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। ठीक है, सेंटर फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बता दी हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर सीधे माइक्रो टीचिंग के डेफिनेशन के ऊपर पूछ लिया जाता है कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है। कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और, ठीक है, कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं अलग अलग डेफिनेशन बना के, और उसमें जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या होता है वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो माइक्रो टीचिंग क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, छोटे पैमाने पर टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि टीचर को एक छोटे पैमाने पर टीचिंग करानी पड़ती है। ठीक है, जिसमें कुछ 5 से 10 स्टूडेंट के तौर पर कुछ लोग बैठे होते हैं, 5 से 10, जो कि एक शिक्षक ही होते हैं। इसके अलावा टीचर को 6 से 7 मिनट की क्लास लेनी पड़ती है किसी एक टॉपिक पर। ठीक है, तो ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग, छोटे पैमाने पर
जो टीचिंग होती है वो। अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको समझ लीजिए। देखिए, माइक्रो टीचिंग एक टेक्निक होती है जो कि स्टूडेंट के स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, बेसिकली टीचिंग ट्रेनिंग है ये। ठीक है, शिक्षण की जो ट्रेनिंग है, कह सकते हैं इसे टीचिंग ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें टीचर के स्किल को कह सकते हैं परखा जाता है एक तरीके से। ठीक है, वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं अलग से, और स्टूडेंट के रूप में भी कुछ शिक्षक ही बैठे होते हैं वहाँ पर। ठीक है, जब आप माइक्रो टीचिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं एक तरह से, शिक्षक कहाँ कहाँ पर गलती कर रहा है। ठीक है, देखिए और देशों की बात करें तो वो अपने पास एक रिकॉर्डेड फुटेज रखते हैं। ठीक है, क्लासरूम का कैमरे से उन्होंने रिकॉर्ड किया होता है उस पूरी क्लास को, और उसके बाद में वो उस फुटेज को चेक करते हैं और वहाँ पर कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई है, कौन सी गलतियाँ हुई हैं टीचिंग कराते वक्त, उसको बताया जाता है और उसको करेक्ट किया जाता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो वहाँ पर करेक्ट करते हैं टीचर को। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण विधि क्या हो गया, छोटे पैमाने पर जो टीचिंग कराई जाती है ताकि स्किल को डेवलप किया जा सके टीचर को, और उनकी गलतियों को परखा जा सके। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने 1960s में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ रह गई है माइक्रो टीचिंग में, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। देखिए, माइक्रो टीचिंग की बात करें तो इसमें जो टीचिंग स्किल है वो एट ए टाइम एक ही स्किल को सीखा जाता है। ठीक है, पृथक पृथक करके ही सीखा जाता है इसे। तो अगर कभी कुछ क्वेश्चन आए कि माइक्रो टीचिंग में जो टीचिंग स्किल है वो कैसे सीखा जाता है, तो इसमें एट ए टाइम एक ही स्किल सीखा जाता है, पृथक पृथक करके इसमें सीखा जाता है। ठीक है, कंबाइंड यहाँ पर स्किल्स को नहीं सीखा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, डॉक्टर वी के पासी ने अपने अध्ययन के आधार पर कितने शिक्षण कौशल यानी कि टीचिंग स्किल की सूची तैयार की है। इसमें दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये डॉक्टर वी के पासी के अनुसार कितने शिक्षण कौशल हैं, टीचिंग स्किल है। दूसरा इसमें होता है एलन के अनुसार, इसके अलावा एनसीईआरटी के अनुसार कितने। देखिए बात करें अगर डॉक्टर वी के पासी के अनुसार तो ये 13 हैं। ठीक है, लिस्ट आपको दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए ये जो 13 स्किल्स हैं टीचिंग स्किल्स, ये है आपकी डॉक्टर वी के पासी के अनुसार। तो इसको आप देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। इसके बाद है आपका एज पर ड्वाइट डब्ल्यू एलन। ठीक है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन की बात करें तो इन्होंने 14 टीचिंग स्किल्स बताए थे। ठीक है, इनकी भी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी। तो ये 14 जो स्किल्स हैं ये ड्वाइट डब्ल्यू एलन के अनुसार दी गई थी। अब देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि एनसीईआरटी के अनुसार या फिर एज पर एनसीईआरटी कितने स्किल्स हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 19। ठीक है, 19 हैं। इसकी भी लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये जो 19 टीचिंग स्किल्स हैं ये एज पर एनसीईआरटी हैं। ठीक है, तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको याद रखिएगा। डॉक्टर वी के पासी ने 13 स्किल्स दिए थे इनके अध्ययन के अनुसार, और इसके अलावा ड्वाइट डब्ल्यू एलन की बात करें तो 14 और एनसीईआरटी की बात करें तो 19। ठीक है, अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का विकास किसने किया था, बीएफ स्किनर, पेवलोव, कार्ल जुंग या फिर डब्ल्यू जेम्स। तो ये किया था बीएफ स्किनर ने। ठीक है, बेसिकली इन्होंने अपने एक सहयोगी जिनका नाम था एल प्रेसे, ठीक है, एल प्रेसे के साथ मिलकर इन्होंने इस अनुदेशन या कहें कि माफ़ कीजिएगा अभिक्रमित अनुदेशन का डेवलपमेंट किया था, विकास किया था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में इसका आंसर है बीएफ स्किनर। ठीक है, इनके सहयोगी थे एल प्रेसे। ठीक है, अगर कभी पूछा जाता है तो किनके साथ मिलकर इन्होंने किया था, तो जनरली ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो बस ये याद रखिए कि बीएफ स्किनर ने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट किया था। अब देखिए इस नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी कि देखिए प्रोग्रामिंग के बारे में आपने सुना होगा, कंप्यूटर कोडिंग वगैरह के बारे में अगर आपने सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रोग्रामिंग होता है उसमें जो आपकी कोडिंग होती है उसको स्टेप वाइज किया जाता है। ठीक है, एक सीक्वेंस में होता है वो। इसके अलावा उसमें एक लॉजिक होता है। ठीक है, पूरी प्रोग्रामिंग में। उसी तरह से प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके एक सीक्वेंस में लॉजिकल तरीके से इस प्रकार अरेंज किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो टॉपिक या फिर सब्जेक्ट में बढ़ सके
और स्टूडेंट उसको एक्सेप्ट करके सेल्फ एजुकेशन के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो विकास किया था वो बी एफ स्किनर ने ही किया था। ठीक है, अब देखिए इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, कह सकते हैं इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि और भी हैं, इसको अपने दिमाग में याद रखिएगा थोड़ा सा। पहली चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, जो कि हमने इसके डेफिनेशन में समझ लिया। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट को छोटे छोटे भागों में तोड़ के प्रेजेंट करना। नंबर 2 है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है उत्तर देने में सभी का सक्रिय भाग हो। कई बार होता है कि कोई एक स्टूडेंट सारे आंसर देता है, बाकी के स्टूडेंट आंसर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि उत्तर देने में सभी का सक्रिय भाग होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नंबर 3 की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, तुरंत उत्तर मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये होता है इसका फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो छोटे छोटे सब्जेक्ट को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके डिवाइड करने के बाद सीक्वेंस में एक लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करना या अरेंज करना। ठीक है, ये होता है आपका प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। बी एफ स्किनर ने ये दिया था। इसके बाद आता है रेखीय अभिक्रम। ठीक है, अब देखिए ये भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रतिपादक किसे माना जाता है, या फिर इसके प्रतिपादक किसने, इसका आविष्कार किसने किया? पैवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर DWN? तो इसका भी आंसर स्किनर ही होगा। ठीक है, बेसिकली इसी का एक पार्ट है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही एक पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग। 1954 में बी एफ स्किनर ने इसको डेवलप किया था या फिर इसका प्रतिपादन किया था। अब इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं उसको याद रख लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए सही से। पहला तो इसकी जो विशेषता है वो है लर्निंग विदाउट टीचर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो टीचिंग मेथड है, जैसे कि ये टीचिंग मेथड हो गया, ये हो गया, तो ये जो मेथड्स हैं टीचिंग के, इसकी कुछ जो क्वालिटीज़ हैं उसको ऑप्शन में दे दिया जाता है, और इसकी एक क्वालिटी ऐसी होती है जो ऑप्शन में गलत दिया होता है, तो उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए पहला तो ये है कि लर्निंग विदाउट टीचर। ठीक है, नंबर 2, स्टूडेंट अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रगति करता है, इसकी एक विशेषता है। ठीक है, यानी कि जितनी स्टूडेंट की कैपेसिटी है उसी के अनुसार वो प्रोग्रेस करेगा, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। इसके बाद है स्टूडेंट का जवाब सही होने पर स्टूडेंट को री मिलता है। यानी कि री का मतलब क्या हुआ? जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं तो उसे एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि स्टूडेंट को एक री मिलता है आगे सीखने के लिए। ठीक है, तो ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ इसकी स्पेशलिटी कहें या फिर इसकी विशेषता कहें। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है जो मैंने इंपॉर्टेंट थे वो बता दिए, हालांकि और भी है। ठीक है, तो रेखीय अभिक्रम का प्रतिपादक भी स्किनर ही है। ठीक है, बी एफ स्किनर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी टीचिंग मेथड के ऊपर है, जिसमें ये पूछा गया है कि निम्न में से किसने प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है, का प्रतिपादन किया। अब देखिए पहला तो होता है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसको दूसरा कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, इसके अलावा इसे कहते हैं लॉजिकल मेथड भी। ठीक है, तो ये 2-3 नाम से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो इनमें से कोई भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये सेम क्वेश्चन होगा, प्रश्नोत्तर विधि का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड किसने किया था? सुकरात ने, सिगमंड फ्रेड ने, बी एफ स्किनर ने या फिर जीन पियाजे ने? तो सिंपल आंसर इसका सुकरात ने जो है इसका प्रतिपादन किया था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन जो मेथड है वो यहाँ पर अगर रह जाते हैं तो लास्ट में मैं पूरी लिस्ट देने वाला हूँ आपको, उन लिस्ट को आप देख लीजिए। उस लिस्ट को देखने के बाद जो उसके फाउंडर हैं या फिर जिन्होंने उसका प्रतिपादन किया है वो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, ज़्यादातर। तो देखिए बात करें सुकरात की, तो ये क्या थे? एक फिलोसोफर थे एथेंस के। ठीक है, आप समझ लेते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि है इसकी खास बात क्या है, यानी कि इसकी जो विशेषता है वो क्या है। ठीक है, नंबर 1, पहली विशेषता, स्टूडेंट या फिर कहें कि चाइल्ड की जो मेंटल लेवल है या फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट है या फिर उसका जो इंटरेस्ट है उसको इसमें ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर मेथड है। दूसरा, इसमें चाइल्ड को अधिक एक्टिव रहना पड़ता है। ठीक है, और उसका माइंड भी फोकस्ड रहता है। ठीक है, यह है दूसरा पॉइंट। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर स्टूडेंट
का जो नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उसके साथ रिलेशन बनाकर, उसके साथ रिलेट करके नया ज्ञान दिया जाता है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर 4 देखिए, नंबर 4 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को खुद सोचने के लिए यहाँ पर अधिक अवसर मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर मेथड जो होता है आपका उसमें। इसके अलावा माध्यमिक या फिर कहेंगे सेकेंडरी क्लासेस जो हैं उसके लिए ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं जो मैंने आपको बता दी हैं, इसको याद रखिएगा। अगर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे कि मैंने आपको विशेषताएं बताई, अब जिनको सारी विशेषताएं नहीं पता है उनके लिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि 4 ऑप्शन में से मान लीजिए उन्होंने 1-2 के बारे में पढ़ा है तो उनको दूसरे तीसरे में कन्फ्यूजन होगा, जो गलत ऑप्शन हैं उसमें कन्फ्यूजन होगा कि ये सही होगा या रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आपको लगभग सारी विशेषताएं पता हैं तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ऑप्शन में दिया जाए कि जो आपका प्रश्नोत्तर विधि है वो उनकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो और ऑप्शन में दे दिया है कि स्टूडेंट को खुद सोचने के लिए अधिक अवसर देता है, दूसरा सेकेंडरी क्लास के लिए अधिक उपयोगी है, इसके अलावा इसमें चाइल्ड को अधिक एक्टिव रहना पड़ता है, और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाए नॉट फॉर हायर एजुकेशन क्लास, यानी कि ये उच्च शिक्षण के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये मेथड, तो इसका आंसर होगा उच्च शिक्षण के लिए सही नहीं है। अगर आपको ये मालूम नहीं है ये पॉइंट तो आपको कन्फ्यूज़न होगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये जो विशेषता मैं बता रहा हूँ इसको दिमाग में याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सुकरात ने इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए, इसकी कुछ सीमाएं हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहला तो जो मैंने अभी बता दिया आपको कि नॉट फॉर हायर एजुकेशन क्लास। ठीक है, अब देखिए जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर मेथड के तौर पर ये जो शिक्षण विधि है इसका उपयोग तो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका एक उपयोग किया जा सकता है अलग से। ठीक है, पूरे टॉपिक को कवर करने के बाद क्वेश्चन आंसर मेथड किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ ये जो मेथड है वो हायर एजुकेशन के तौर पर इसको कह सकते हैं उपयोगी नहीं है उतना। ठीक है, जितना कि सेकेंडरी लेवल पर है, और साथ ही साथ जो प्राइमरी लेवल है उसमें भी ये उपयोगी नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी जो सीमा है दूसरी वो है इसकी जो लिमिट है, यानी कि किस चीज़ में ये उपयोगी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट को इसमें सिलेबस का जो पूर्ण ज्ञान है, ठीक है, डिटेल्ड नॉलेज है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर मेथड है, तो इस वजह से यहाँ पर जो सिलेबस का जो पूरा मटेरियल है उसका पूर्ण ज्ञान यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है। ये इसका एक लिमिट कह सकते हैं इसकी। इसके अलावा इसमें टीचर को अच्छे क्वेश्चन का चुनाव भी करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके सीमाएं हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसकी जो विशेषता है वो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन विधि में हर्बर्ट के कितने सोपानों का प्रयोग किया जाता है। इन द स्टेटमेंट मेथड हाउ मेनी हर्बर्ट स्टेप्स आर यूज। ठीक है, तो हर्बर्ट ने कुछ स्टेप दिए थे स्टेटमेंट मेथड में, वो कितने हैं ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टेटमेंट मेथड है 4, 5, 6 या फिर 7, ये कितने हैं इसमें जो हर्बर्ट के स्टेप्स हैं, ये है 5। ठीक है, देखिए एलटी वालों को ये मैंने पहले भी बताया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें नंबर 1 है आपका प्रेपरेशन। ठीक है, प्रेपरेशन करना। दूसरा एसोसिएशन। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, दूसरा है यहाँ पर, देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए। पहला है आपका प्रेपरेशन, दूसरा है यहाँ पर प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसकी जो सीरीज़ है वो याद रखिएगा, क्रम जो है उसको याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर आता है एसोसिएशन। ठीक है, फिर आता है आपका जनरलाइजेशन, और उसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सा हर्बर्ट के स्टेप्स स्टेटमेंट मेथड में के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा हर्बर्ट का स्टेप नहीं है, और आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाए, उसमें फोर्थ ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन या फिर सेकंड ऑप्शन आपको एक गलत दे दिया जाए, तो अगर आपको पांचों मालूम होंगे तो आप वहाँ पर सही करके आएंगे। तो कौन कौन से मैंने बताए हैं, प्रेपरेशन, एसोसिएशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये 5 होते हैं स्टेप्स, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने बेसिक शिक्षा पद्धति को का जो प्रतिपादन है वो किया था।
हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द बेसिक एजुकेशन सिस्टम? स्किनर ने, पेवलॉक ने, कार्ल जंग ने, या फिर एम के गांधी, महात्मा गांधी ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा पद्धति है या फिर एजुकेशन सिस्टम है बेसिक, उसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी की बात करें तो इनके अनुसार जो शिक्षा है उसकी रूपरेखा जो है वो गाँव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि ग्रामीण होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जो गांव में आम लोग रहते हैं या कहीं भी जो आम लोग रहते हैं उनके अनुसार यहाँ पर शिक्षा की रूपरेखा होनी चाहिए, ऐसा कहना था गांधी जी का। ठीक है, और इसका प्रतिपादन भी गांधी जी ने ही किया था, बेसिक शिक्षा पद्धति का। अब देखिए इसके जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक एजुकेशन के, वो क्या दिए गए थे ये भी देख लीजिए। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो भी आपको मालूम होनी चाहिए। पहला तो ये है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, 7 से 14 साल के बच्चों के लिए ये जो बेसिक शिक्षा पद्धति है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो प्रिंसिपल है। इसके अलावा सेल्फ इंडिपेंडेंस, या फिर कह सकते हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है एजुकेशन मीडियम जो है आपका वो मातृभाषा में होना चाहिए। ठीक है, इसका ये प्रिंसिपल है। इसके बाद होता है जो आपका हस्तशिल्प है या फिर मैनुअल आर्ट जिसे कहते हैं, वो आपका एजुकेशन का बेस होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन मैनुअल आर्ट आपका जो एजुकेशन है वो आपके हस्तशिल्प या फिर हस्तकला के आधार पर होना चाहिए। दूसरा, अहिंसा पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हिंसा पर बेस्ड नहीं होना चाहिए और अहिंसा पर बेस्ड होना चाहिए। आपको मालूम है महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के समर्थक थे, तो उन्होंने ये सिस्टम एजुकेशन सिस्टम बनाया था बेसिक, तो उनके अकॉर्डिंग ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एक तरह से। इसके अलावा फ्री डेवलपमेंट, ठीक है, मुफ्त विकास, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं बेसिक शिक्षा पद्धति के। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन किया था एम के गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने, सिगमंड फ्रेड ने, स्किनर ने, या फिर पियाजे ने? तो देखिए किंडरगार्टन का जो प्रतिपादन है वो किया था फ्रेडरिक फ्रॉवेल ने। ठीक है, अब देखिए फ्रेडरिक फ्रॉवेल की बात करें तो ये सबसे पहले किंडरगार्टन की बात करते हैं। किंडरगार्टन की बात करें तो ये जर्मनी का एक वर्ड है। ठीक है, जर्मनी का, और फ्रेडरिक फ्रॉवेल जर्मनी से ही संबंधित है। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में 1782 में। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है वो मैं बता देता हूँ आपको। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रॉवेल। ठीक है, अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1840 में इन्होंने पहला किंडरगार्टन डेवलप किया था। ठीक है, तो 1840 में। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। इसके बाद इन्होंने कुछ एजुकेशनल टॉयज़ बनाए थे। ठीक है, इन्होंने कुछ एजुकेशनल टॉयज़ को डेवलप किया था जिन्हें कहते हैं फ्रॉवेल प्रेजेंट। ठीक है, या फिर फ्रॉवेल की गिफ्ट। तो इस बात को भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कभी कि एजुकेशनल टॉयज़ जो कि फ्रॉवेल द्वारा बनाए जाते थे उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रॉवेल के तोहफे या फिर फ्रॉवेल प्रेजेंट। ठीक है, किंडरगार्टन की बात करें तो किंडरगार्टन का मतलब होता है बच्चों का बगीचा। ठीक है, जहाँ पर छोटे बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है खिलौनों के माध्यम से या अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत में जो किंडरगार्टन है वो किस तरह से यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है, थोड़ा सा इसका आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। प्री स्कूल की बात करें या फिर किंडरगार्टन की बात करें तो ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है भारत में। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पहला होता है आपका जूनियर किंडरगार्टन। ठीक है, जूनियर किंडरगार्टन, इसमें 2.5 साल तक के बच्चे रहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत। दूसरे नंबर पर आता है आपका LKG। ठीक है, LKG के बारे में सभी ने सुना होगा, लोअर किंडरगार्टन कहते हैं इसे। इसमें 3 से 4 साल तक के बच्चे रहते हैं। इसके बाद आता है UKG। अब UKG की बात करें तो अंडर किंडरगार्टन। ठीक है, इसे एक और कहते हैं सीनियर किंडरगार्टन। ठीक है, UKG या फिर सीनियर किंडरगार्टन, जिसमें कि 4 से 5 या फिर 6 साल तक के बच्चे इसके अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है भारत में प्री स्कूल या फिर किंडरगार्टन को। ठीक है,
तो किंडरगार्टन का प्रतिपादन किया था फ्रेडरिक फ्रोवेल ने 1782 में। इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम ऑगस्ट फ्रोवेल और 1840 में इन्होंने पहला किंडरगार्टन दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डाल्टन विधि किसने दी थी? ठीक है, ये भी एक टीचिंग मेथड है। जॉन डाल्टन, हेलेन पार्कहर्स्ट, फ्रोवेल या फिर थॉर्नडाइक। इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है। डाल्टन विधि की बात करें तो ये दिया था आपका इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा जॉन डाल्टन। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको तो मालूम ही होगा। हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, देखिए हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करें तो ये अमेरिका से संबंधित है। इनका जन्म अमेरिका की ये शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। अब देखिए जो डाल्टन है, डाल्टन मेथड कहें या डाल्टन योजना कहें या फिर इसे एक और चीज़ कहते हैं डाल्टन प्रयोगशाला योजना। ठीक है, तो बेसिकली ये भी एक टीचिंग का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें दो मुख्य सिद्धांत है इसके, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ। पहला तो यह है कि विभिन्न विषयों के लिए निश्चित समय हटाकर बच्चे को एक स्वतंत्र काम करने की सुविधा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने सब्जेक्ट को या पढ़ने के लिए कोई निश्चित समय डिवाइड कर दिया है 1 घंटे का, तो इस योजना या फिर इस मेथड या फिर इसके तहत एक सिद्धांत तो ये है कि इसमें फ्री टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी निश्चित समय नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, या फिर कुछ भी सीखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा नंबर 2 पर आता है, बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे जितनी देर तक बालक चाहे उसे पढ़ सके। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिंदी पढ़ना पसंद है, किसी को इंग्लिश पढ़ना पसंद है, किसी को मैथमेटिक्स, तो जिसको मैथमेटिक्स पसंद है उसको मैथमेटिक्स पढ़ने की पूरी छूट दी जाए जितनी भी देर वो पढ़ना चाहे। ठीक है, इसी तरह से हिंदी वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली इनके दो मुख्य सिद्धांत थे डाल्टन विधि के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मे बी इस पर क्वेश्चन बने। तो हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसको डेवलप किया था, या फिर किसने दिया था? तो हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया था। अमेरिकी शिक्षा शास्त्री है हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षक की विधर्मी पद्धति का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग? ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, पावलोव, कार्ल जूंग या फिर M.K. गांधी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग किसने दिया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतना याद रखिएगा बस। तो या फिर विधर्मी पद्धति जिसे कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, पूरी जो लिस्ट है आपकी जिसमें टीचिंग मेथड और उसके आविष्कारक या फिर उसके प्रतिपादक कौन है, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसको आप नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पर ये है कुछ इंपॉर्टेंट जो शिक्षण विधियाँ हैं, टीचिंग मेथड्स हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, पहला है मॉन्टेसरी विधि, जिसका मारिया मॉन्टेसरी ने प्रतिपादन किया था, प्रतिपादक हैं इसके। किंडरगार्टन की बात करें तो फ्रोवेल, जो कि अभी हमने क्वेश्चन देख लिया। खेल विधि की बात करें तो हेनरी कोल्डवेल कुक। डाल्टन विधि हेलेन पार्कहर्स्ट, ये भी हमने क्वेश्चन देख लिया है। पर्यटन विधि की बात करें तो पेस्टोलॉजी। खोज विधि की बात करें या फिर ह्यूरिस्टिक या फिर अन्वेषण विधि की बात करें तो ये भी हमने देख लिया, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया आई थिंक। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है आपका प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये भी हमने देख लिया, सुकरात। ठीक है, इसके अलावा आपका 8th पॉइंट है यहाँ पर प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। वैज्ञानिक विधि, गुडवार स्केट्स। ठीक है, इसके अलावा देखिए सुकरात ने एक और विधि दी थी, समस्या समाधान विधि। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, सुकरात ने फिर अभी यहाँ पर एक तो प्रश्नोत्तर विधि दी थी, दूसरा यहाँ पर समस्या समाधान विधि। ठीक है, सुकरात ने, तो याद रखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण विधि जो है आपकी रॉबर्ट ने दी थी। मूल्यांकन विधि दी थी J.M. राइस ने। 13 पॉइंट है यहाँ पर समस्या समाधान विधि, ये भी सेम है। ठीक है, 2 बार आ गया है। ठीक है, तो ये एक ही है। अब देखिए 14 नंबर पर इकाई उपागम की बात करें तो H.E. मॉरिसन ने दी थी। विनेटका विधि की बात करें तो कॉल्टन वॉशबर्न ने दी थी। ड्रकली शिक्षण विधि की बात करें तो ड्रकॉली ने दी थी। ब्रेल पद्धति की बात करें तो लुई ब्रेल।
प्रक्रिया विधि केमिसिस ने दी थी। बेसिक शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी ने, हमने देख लिया इसको भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देख लिया था। समाज मिति विधि एल मोरेनो, ठीक है। आगमन विधि अरस्तु ने दी थी, एरिस्टोटल ने दी थी। निगमन विधि प्लेटो ने दी थी। हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने ही दी थी। प्रश्नावली विधि, एक तो है प्रश्नोत्तर विधि, एक है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि दी थी आपकी वुडवर्थ ने, जबकि प्रश्नोत्तर विधि दी थी सुकरात ने, ठीक है। संवाद विधि की बात करें तो प्लेटो ने दी थी, ठीक है। इसके अलावा रेखीय अभिग्रमित अनुदेश विधि, या फिर इसे एक और चीज़ कहते हैं बाह्य अनुदेश विधि, अनुदेशन विधि, BF स्किनर, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन ए क्राउडर। इसके अलावा अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन थॉमस F गिलबर्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स हैं टीचिंग के वो यहाँ पर दिए गए हैं, उनके प्रतिपादक भी दिए गए हैं। इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको सीधे याद कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें वीडियो को, ताकि सभी इसको देख पाएँ। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।